चलो बेटा, आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। और क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर कराची बोर्ड की न्यू बुक के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 19। हम लोग पढ़ना शुरू करें। चैप्टर नंबर 19 का नाम है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। अब हम लोग आज के दिन सिर्फ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, बहुत सारी होंगे तो हम मैट्रिसेस कहेंगे। इसकी प्लूरल फॉर्म है और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो मैट्रिक्स होता क्या है या मैट्रिक्स होती क्या है, इसको समझते जरा। मैट्रिक्स एक तरीका है, एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, अरेंजमेंट करने का, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सही ना। जैसे कि मैं अगर सपोज करूं, मैं कहूं कि इस क्लास के अंदर कितनी रो हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई बच्चा आता है, बाहर से कोई बच्चा आता है, मैं उसको बोलता हूँ यार एक काम करो, यहाँ पर ना 5 रोज बना दो और इस तरह से 6 कॉलम्स बना दो। तो उसको समझ आ जाएगी कि रो मतलब ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में कुर्सियां लगाएंगे तो इसका मतलब ये रो हो गई, रो हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलूंगा, सही है, सही बता रहा हूँ, प्रॉमिस बाय गॉड सच बता रहा हूँ आपको, सही है। तो मैं अगर उसको बोलता हूँ कि क्या कर दो, एक रो में 5 कुर्सियां लगा दो, तो फौरन से वो समझ जाएगा। और बोलता हूँ कि यार इस तरह से एक कॉलम के अंदर 6 कुर्सियां लगा लो, तो वो समझ जाएगा। मैं बोलूंगा कि यार 5/6 के हिसाब से तुम ना सारी कुर्सियां अरेंज कर लो। 5/6 का मतलब यह है कि एक रो में 5 कुर्सियां और कॉलम्स के अंदर कितनी कुर्सियां, 6 कुर्सियां। इस तरीके से तुम क्या करो, हर पूरे कमरे को इस तरीके से अरेंज कर लो, तो फौरन उनको उसके दिमाग में आ जाएगी किस तरीके से कमरे को अरेंज करना है। कि पहले 5 कुर्सियां, फिर 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 5 कुर्सियां। और कॉलम्स को देखो तो कॉलम्स हो जाएगा, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 5वां कॉलम और 6वां कॉलम। समझ आ गई बात। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एमसीक्यूज के अंदर आ गई तो आ गई, अदरवाइज ये उसके अंदर नहीं आएगी। आप थोड़ा सा यहाँ पर होकर बैठ जाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा, अदरवाइज आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स की तरह डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैट्रिक्स है क्या चीज? मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मतलब के रोज और कॉलम बराबर है, और रेक्टेंगुलर के रोज और कॉलम बराबर नहीं है। ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे है एलिमेंट्स का, ठीक है। एरे मतलब एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन समझ लो, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये एलिमेंट्स कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, ये एलिमेंट्स कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या ये एलिमेंट्स कोई से नंबर्स हो सकते हैं, या ये मैट्रिक्स किसी तरह से इन सारे एलिमेंट्स की या नंबर्स की, अल्फाबेट्स की, सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये। अच्छा, अब हम पहले रो की डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ अब यहाँ पर आएंगी। रो क्या चीज़ होती है? रो होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस एक मैट्रिक्स के अंदर, और कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है वर्टिकल लाइंस एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब आता है जरा मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर, लेकिन मैट्रिक्स की टाइप पे आने से पहले मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पहले समझाता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कॉलम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रोज, अब ये लिखा जाता है ऐसे, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ये रोज कॉलम से कैसे लिखे जाते हैं? मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिखा जाता है, लेकिन ये पढ़ा ऐसे नहीं जाता। ये पढ़ा कैसे जाता है? ये ऐसे जाता है रोज बाय कॉलम। कैसे पढ़ा जाता है इसको? रोज बाय कॉलम, कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 0 1 और 2 3 9। अब आप देख के बताओ इसमें कितनी रो हैं, रोज कितनी है इसमें रोज 2 हैं और कॉलम कितने? कॉलम 3 है। कुछ गलती तो नहीं कर रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ गलती क्या कर रहे हो। गलती ये है कि रोज की डेफिनेशन क्या है? रोज है हॉरिजॉन्टल लाइंस। रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखो यहाँ पर ये हो गई रो 1, ये रो 1 हो गई, ये क्या हो गई? रो 2, और ये क्या हो गई? रो 3। यानी कि पूरी रो 1, ये रो 2, और ये क्या हो गई? रो 3। जबकि पूरी लाइन क्या हो गई? कॉलम 1, और ये क्या हो गई? पूरी लाइन कॉलम 2। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या बोलूँ, कितनी रोज हैं यहाँ पे? 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ पे रोज को पहले लिखूंगा। रोज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बाय n लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ लिखना है ऐसे, ठीक है। तो हम कभी भी कॉलम को पहले और रो को बाद में नहीं लिखेंगे,
हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा रोज को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे ताकि यूनिवर्सल रूल बन जाए। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे 3, रोज 3 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं 2। तो ये क्या हो गया 3/2। आपने कमरे के लिए कभी कारपेट खरीदा होगा, जब कमरे का कारपेट खरीदने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, कमरे का साइज नाप के जाते हो ना, ऐसा तो नहीं मुंह उठा के चलेगा, ऐसे कमरे का साइज नाप के जाते हो। आप उसको बोलते हैं यार 15/16 का कमरा है, मुझे इसके हिसाब से कारपेट चाहिए, या 4/5 का कमरा है, मुझे इसके हिसाब से कारपेट चाहिए, इसी तरह से बोलते हैं आप लोग। या फिर आप लोग बोलते हैं 10/12 का कारपेट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि 10 उसकी लेंथ है और 12 उसकी विड्थ है, मतलब कमरे की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। अब इसका एक तरीका फौरन से वो समझ जाता है कि लेंथ पहले बताई जाएगी और ब्रेथ बाद में बताई जाएगी, समझ रहे हो, यानी कि चौड़ाई हमेशा बाद में बताई जाएगी और लंबाई हमेशा पहले बताई जाएगी। ऐसे नहीं कि तुम कारपेट लेने के लिए गए और तुमने उसको बोला कि यार मुझे 15/10 का चाहिए, तो तुम्हारे ध्यान में था कि 15 चौड़ाई है और 10 क्या है, लंबाई है, लेकिन उसको क्या लगा कि 15 लंबाई और 10 क्या हो गई, चौड़ाई। तो अब तुम सोचो कि तुम कारपेट इतना लंबा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसने कारपेट यूं लंबा वाला दे दिया, नुकसान किसका हुआ, तो नुकसान हो जाएगा हमारा। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो अगला बंदा हमारी बात को नहीं समझेगा। इसीलिए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को हम हमेशा बाद में लिखते हैं। अब आते हैं जरा, रोज की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, कॉलम की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, किस तरह से उसका ऑर्डर निकालना है ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैं हर मैट्रिक्स के अंदर पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे कि एक बात बताओ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज कितनी है, 3 रोज है, कॉलम भी कितने हैं 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का ऑर्डर हो जाएगा इसका। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, और इसी तरह से इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3। यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 3/3 होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई और ये सारी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की भी फौरन से बात समझ जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, रो कितनी हो, सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स वो हो जिसमें एक ही कॉलम हो। रोज कितनी भी हो जाए कॉलम मैट्रिक्स में कितनी भी रोज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम कितने होंगे, एक ही कॉलम होगा, सही है। और रोज मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, एक ही रो होगी, सही है। मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे रोज मैट्रिक्स में ओनली 1 रो, सही है, यानी कि यहाँ पे m = 1 होगा हमेशा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, ये क्या लिखी हुई है, एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर बताओ रोज कितनी है, कितनी रोज है, यहाँ पे एक ही रो है। आप देखो ये पूरी एक ही रो है, रो 1। कॉलम कितने हैं यहाँ पे 5 कॉलम है, एक कॉलम C1 C2 C3 C4 और C5। बात समझ पा रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 5 कॉलम है और एक रो है, तो 1/5 हो गई मैट्रिक्स, समझ पा रहे हो। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे कि 1 2 3। रोज कितने, अब यहाँ पर 3 रोज है, तो मैं लिखूंगा 3 कॉलम कितने हैं 1, तो ये 3/1 कॉलम मैट्रिक्स हो गई। लेकिन आप एक बार बताइए, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुई कि रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है, इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसी तरह से अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर। ये जो सारी टाइप्स बता रहा हूँ, मैं सारी टाइप्स आपको बता रहा हूँ, कौन सी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की काफी सारी टाइप्स है, उसमें एक टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। मतलब हम सिर्फ चंद ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, हमको सारी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं चंद टाइप्स। सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो हम इसको तो क्या कहते हैं, अरे हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, सही है। और जो टिल्ट लाइन होती है ना, टेढ़ी लाइन, ये टेढ़ी लाइन ऐसी जो कि इस मैट्रिक्स को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। जैसे हमारे पास
ये है एक मैट्रिक्स और ये जो बीच वाली लाइन है ये इस मैट्रिक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो टेढ़ी लाइन है ये कहलाती है डायगोनल। अब ये डायगोनल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ये वाला डायगोनल जो कि राइट से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रही है? राइट से शुरू हो रहा है, तो ये कहलाता है राइट डायगोनल। ये यूं जा रहा है, राइट डायगोनल है। एक डायगोनल कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट से, तो वो लेफ्ट से इस तरफ आएगा। ये भी मैट्रिक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सही है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट डायगोनल। हम कभी भी लेफ्ट डायगोनल की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा कौन से डायगोनल की बात करेंगे? हम हमेशा राइट डायगोनल की बात करेंगे। तो इसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स के अंदर होता है क्या है, जो राइट डायगोनल है, राइट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 0 होते हैं। ये चीज समझ में आ गई? यानी कि 1 1 1 और 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 हैं, राइट डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। इस यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम भी है, वो नाम भी अपने पास लिख लेना कॉपी में। ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? समझना मुश्किल तो नहीं है ना? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, समझ में तो नहीं आ रहा ना बेटा? आ रहे, समझ में आ रहे, पक्की बात है। अच्छा देखो, अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि राइट डायगोनल के जो एलिमेंट्स है, समझना बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होंगे। कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होंगे। जैसे कि ए लिखा हुआ है, या 2 2 2 लिखा हुआ है, या 1 1 1 लिखा हुआ है, या 4 4 4 लिखा हुआ है, या Z Z Z लिखा हुआ है, या अरहम 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 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 0 होंगे। तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद यही बताने लगा था, लेकिन इसको एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं और फिर समझाता हूँ मैं आपको। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि राइट डायगोनल जो होगा एलिमेंट्स का, वो क्या होगा? सब सेम होगा। अब बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। नल मैट्रिक्स में तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? जो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे और राइट डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। अब ये जो राइट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो होंगे, यानी कि 0 के अलावा होंगे। अब ये 0 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं ये सेम है या डिफरेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सेम है या डिफरेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर राइट डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो हैं। ये डायगोनल है कि नहीं है? ये डायगोनल है। ये डायगोनल है कि नहीं है? ये भी डायगोनल है, क्योंकि इसके राइट डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, 0 के अलावा है। तो ये डायगोनल है कि नहीं है? ये डायगोनल है। क्या इसके राइट डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 0 के अलावा है, नॉन जीरो है? क्या ये डायगोनल है? ये भी डायगोनल है। यानी कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ तक क्लियर समझ आ गई? तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन क्या इसके राइट डायगोनल के एलिमेंट सेम है? इसके राइट डायगोनल के एलिमेंट्स सेम नहीं है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सही है, बात समझ में आ गई? स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है कि राइट डायगोनल के एलिमेंट सेम भी हों, एक जैसे भी हों, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप होती है। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप होती है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है राइट डायगोनल के एलिमेंट्स ये 0 के अलावा भी हैं, नॉन जीरो भी हैं और सेम भी है, इसलिए ये डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। क्लियर समझ में आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है, ये स्केलर नहीं है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इसके राइट डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स के अलावा ये डायगोनल भी हो जाएगी। सही है, क्योंकि राइट डायगोनल के एलिमेंट 0 के अलावा है और राइट डायगोनल के एलिमेंट सेम भी हैं, एक जैसे भी हैं। तो ये और क्या भी बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगी। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगी और साथ में राइट डायगोनल के एलिमेंट सेम भी है लेकिन सब 1 1 1 है, तो इसलिए ये और क्या बन जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? एक ही चीज में सारा माल बेचा जा रहा है, समझ आ गई बात? अब आते हैं जरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। किस चीज में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपने वो पढ़ा ना रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पर आ गया। इसके अंदर हमें करना क्या है
कि हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रोज बना देना, कॉलम को क्या बना देना, रोज बना देना। एक काम भी करो दूसरा काम अल्टीमेटली खुद ब खुद हो जाता है। जैसे आप ये देखो, ये रो है, ये रो है ना 147, इसको कॉलम बनाओगे तो क्या होगा 147, लेकिन पहले रो में लिखा हुआ था, अब क्या बन गया, ये कॉलम बन गया। सिमिलरली 258 रो में लिखा हुआ है, आपने क्या बना दिया इसको कॉलम 258, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से 369 ये रो में लिखा हुआ है, इसको क्या बना दें हम कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 369 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। रोज किस चीज में चेंज हो गए, कॉलम में चेंज हो गए। तो ये फिनोमेना कहलाता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, एक मैट्रिक्स का क्या लेना, ट्रांसपोज लेना। अब आते हैं जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। किस चीज की बात करें हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली बेटा ये होती है कि आप रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, लेकिन रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में दोनों क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, सेम लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको एक काम करो कॉलम बना दो 1 2 3 को, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 यूं बन गया कॉलम, सही है। ये 2 4 5 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख लो 2 4 और 5, और ये क्या लिखा हुआ है 3 5 6, इसको कैसे लिख लो 3 5 और 6। बात समझ में आ गई। देखो इज देयर एनी चेंज कोई चेंज नहीं है यार, कोई तो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए बराबर होता है किस चीज के, ए के ट्रांसपोज के। ए और ए के ट्रांसपोज क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना होता तो सेम ही है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। स्क्यू मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, होता सब सेम है, लेकिन साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पर ये जो रो है इसको कॉलम बनाओ, ये क्या बन जाएगा 0 -2 -3, फिर क्या हो जाएगा 2 2 0 -5, फिर क्या हो जाएगा 3 5 और 0, सही है, यही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 3 5 थे वो उधर चले गए, और 2 -2 -3 5 वो कहाँ आ गए, नीचे आ गए। इसका मतलब सिमेट्रिक तो अब भी है, 2 3 5 अब भी है, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई है, साइन आगे पीछे हो गए। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर a बराबर होता है -a के ट्रांसपोज के। a बराबर होता है किस चीज के, -a के ट्रांसपोज के, यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए, हो गया एक तरीके से। अच्छा, ये समझ में आया कि ऊपर से गया थोड़ा सा आया। अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, मैट्रिक्स को ऐड करना है। अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो बेटा उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। क्या सेम होना जरूरी है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स 2/2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स 3/1 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/1 की होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स 4/7 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 4/7 की होनी चाहिए। तभी वो दोनों ऐड भी की जा सकती हैं और तभी वो दोनों सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती हैं। कैसे किया जाएगा इनको हम एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे, लेकिन ये बात याद रखो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या चीज सेम होना जरूरी है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स या बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा लेट से m/n, क्या होगा m/n, और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है लेट से n/p, क्या है, सपोज कर लो n/p है। तो होता ये है कि जो बीच वाले एलिमेंट्स है ना, जैसे कि इस पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रो, ये आपस में बराबर होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर हमारे पास 1/3 लिखी हुई है एक मैट्रिक्स,
दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है 3/2, तो इनके बीच वाले एलिमेंट सेम है। क्या इनके बीच वाले एलिमेंट सेम है? यानी कि एक की रॉ, एक के कॉलम और दूसरे की रॉ, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर है कि नहीं है? अगर बराबर हैं तो इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, एक मजे की बात और बताऊं, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में एक आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर पता है क्या बनेगा? जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी, आंसर वाली मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर पता है क्या बनेगा? उसका ऑर्डर बनेगा 1/2, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स बच गए ना वो उसका ऑर्डर बन जाएंगे। सही है, लेकिन ये सब हम करेंगे प्रैक्टिकल अभी एक्सरसाइज के अंदर, तो चलो समझते हैं फिर।